अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुबशर मजीद मिर्ज़ा दी पैनल के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद हैं पीर आसम रजब चिश्ती साहब, सीनियर एडवोकेट। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे FIR के हवाले से। FIR की अगर बात करें तो ये हर एक जो फ़र्द है मुआशरे का, उसके लिए एक अहम चीज़ है। कोई भी कानूनी उसको मामला पेश आ जाता है पुलिस के हवाले से, कानून के हवाले से, तो FIR जो है वो पहली सीढ़ी होती है, पहला स्टेप होता है। और ये इतनी ही अहम है जितना कि वो इशू, और इसी पे डिपेंड करता है कि आपका केस आगे किस तरह से चलने वाला है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि FIR बेसिकली क्या है और किन मामलात में FIR हो सकती है, और मज़ीद इस हवाले से तफसील जो है वो जानेंगे। फिर सब FIR के हवाले से कुछ तफसीलात बताइए। बहुत शुक्रिया मुबशर मजीद मिर्ज़ा साहब। मैं कोशिश करता हूँ कि जनाब के चैनल की तवसत से आवाम को कानूनी आगाही फ्राहम करूँ। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जब भी कोई वकूआ काबिल दस्तंदाजी पुलिस ऐसा जुर्म जिसमें पुलिस बग़ैर वारंट किसी ऑफेंडर को गिरफ़्तार कर सके, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। ऐसा कोई वकूआ जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस सरजद हो, उसकी इतला वो शख्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देगा, चाहे वो ज़बानी तौर पर दे। अगर ज़बानी तौर पर देता है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो उसको तहरीर में लाएगा, या ख़ुद लिखेगा या किसी से अपनी डायरेक्शन में लिखवाएगा, और उसके बाद उस तहरीर को, उसके मंदरजात को, उस इन्फॉर्मेंट को पढ़कर सुनाएगा, और उसको सुनने के बाद उस इंफॉर्मेशन के बॉटम में, उसके मंदरजात में वो अपने दस्तखत करेगा इन्फॉर्मेंट। तो वो तमाम मंदरजात ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने पुलिस स्टेशन में मौजूद डेली डायरी बुक में, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, उसमें उसका इंदराज करेगा। और FIR इसी को कहते हैं, यही FIR है। और उसके बाद इसमें एक फर्दर प्रोविज़न है कि अगर किसी खातून के साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, जैसे कि 336 भी है कि उसके साथ कोई कोर्सिव सब्सटेंस के साथ उस पर हमला हो जाता है, उसको बर्निंग एसिड उस पर फेंक देते हैं, या 354 एक दफ़ा है हमारी PPC की, जिसमें आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, औरत की इफ़्फ़त में खलल डाला गया हो, या उसको पब्लिकली डिस्ग्रेस किया गया हो, या उसके साथ रेप किया गया हो, तो ऐसी खातून की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी खातून खातून लेडी पुलिस वुमेन के हमरा लिखी जाएगी, या वो खातून किसी अपनी फैमिली मेम्बर्स की खातून के सामने वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी, या फिर वो जिसकी अपनी कंसेंट देगी किसी ऐसे शख्स को, उसके रूबरू उसकी जो है इंफॉर्मेशन उसकी रिकॉर्ड की जाएगी। इसमें फर्दर प्रोविज़न है कि अगर खातून मतलब वो नहीं जा सकती इंफॉर्मेशन देने अपनी इतला वकूए की पुलिस स्टेशन में, तो वो अपनी कन्वीनियंट जगह बताएगी जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर खुद जाकर उसकी स्टेटमेंट, चाहे उसके घर में जाकर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, या फिर कन्वीनियंट प्लेस वो बताएगी जहाँ पर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, या फिर जो भी ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट उसकी पुलिस वुमेन के हमरा होगी, उसकी प्रेजेंस में होगी, या फिर अपने फैमिली मेम्बर की, या भी जिसकी कंसेंट वो देगी उस शख्स के रूबरू उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। ये FIR दर्ज करने का तरीकाकार है, इसी को FIR कहते हैं। और FIR में ना सिर्फ ये पुलिस स्टेशन में होती है, जबकि एक FIR अगर पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं करता तो अदालत के पास एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास सेक्शन 22A CRPC है, उसमें उसके तहत कोई भी मुतासरा शख्स पटिशन मूव कर सकता है, और ऑनरेबल एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, जो कि एडिशनल सेशन जज या सेशन जज साहब होते हैं, वो डायरेक्शन दे सकते हैं SHO को कि कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस की FIR दर्ज करें। अगर फिर भी FIR दर्ज ना हो तो उस आर्डर को असील किया जा सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन के ज़रिए। मेरे साहब ये बताइएगा कि दरख्वास्त जो है FIR के मद में
وہ کتنی ضروری ہے. اور عام طور پہ جو دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی عرضی نویس سے لکھوائی جاتی ہے, کسی قانون دان سے لکھوائی جاتی ہے, کسی ایکسپرٹ سے لکھوائی جا سکتی ہے. وہ کیوں ضروری ہے؟ ایک جو کمپلیننٹ ہے وہ خود درخواست اگر لکھتا ہے تو کیا اس پہ مقدمہ یا درج یا کارروائی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ ایف آئی آر جو بیسک ٹول ہوتا ہے اسی کے بیس پہ تمام مقدمے کا بنیاد ہوتی ہے, اور وہی اسی کی بیس پہ تمام ٹرائل ہونا ہوتا ہے. اس میں اگر خامیاں رہیں گی تو جو اکیوزڈ ہے, جس پہ الزام ہے, وہ آسانی سے اس مقدمے سے بری ہو سکتا ہے. تو ایف آئی آر اسی لیے کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ سے ایف آئی آر لکھوائی جائے, جو قانونی طور پر قانونی باریکیوں کو جانتا ہو, ان کے تمام معاملات کو جانتا ہو, تاکہ ان کی خامیاں کیا ہو سکتی ہیں, اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, وہ اس کو جانتا ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کوئی اپلیکیشن لکھنی ہے تو وہ کوشش کریں کہ کسی کا وکیل سے لکھوائیں, تاکہ وہ تمام امور جو آنے والے وقت میں جو کمزوریاں ہوں گی, جو خامیاں ہوں گی, اس کو دور کر کے مضبوطی کے ساتھ اس ایسے گراؤنڈ دے تاکہ اس کو اس ایف آئی آر کی بیس پہ ملزمان جو ہیں وہ اس کو ان کی جان نہ چھوٹے, وہ سزا یاب ہوں. ابھی صاحب میں لوگوں کی آسانی کے لیے ایک مثال پیش کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کیجئے. اگر ایک عام آدمی کے ساتھ ڈکیتی کا واقعہ ہو جاتا ہے, اس سے موٹر سائیکل جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے, تو جس طرح کہ میں اگر درخواست لکھتا ہوں تو اس میں یہی کہوں گا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا, تو مجھے کسی بندے نے آ کے روکا اور پستول تان لی, مجھ سے ایف آئی آر جو موٹر سائیکل ہے وہ چھین لی, تو کارروائی کی جائے. کیا اتنا کافی ہے یا اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں, درخواست برائے اندراج مقدمہ اور درخواست برائے رخصت, جیسے کہ ہم شروع بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ درخواست, چھٹی کی درخواست کس طرح لینی ہے. اس میں اور ایف آئی آر اندراج کرنے کی اپلیکیشن میں, درخواست میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جو اپلیکیشن ہم لکھیں گے, سب سے پہلے ہم نے کن امور کا جائزہ لینا چاہیے, کن امور کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ان میں وقت وقوع, اس کا لکھنا بہت ضروری ہے کہ کس وقت آپ کے ساتھ وقوع ہوا. پلیس آف اکرنس, کس جگہ پر آپ کے ساتھ وہ اکرنس ہوا. اور اگر آپ ان ملزمان کو جانتے ہیں تو ان ملزمان کے نام, ولدیت, ان کے رہائش, سکونت, وہ ان کا اندراج کرنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو آپ نے ان کا حلیہ بتانا ہے, ان کے سیل اینڈ فیچرز, ان کے خد و خال, ہائٹ اینڈ بلڈ, قد و قامت ان کی کیا ہے, وہ آپ نے مینشن کرنی ہے, تاکہ بعد میں انویسٹیگیشن میں ان کی شناخت کرنا, ان کو ٹریس کرنا انویسٹیگیشن کے لیے آسان ہو. یہ بے حد ضروری ہے. اگر رات کا وقت ہے تو آپ نے سورس آف لائٹ بتانا ہے کہ اس وقت کس چیز کی روشنی تھی. اگر بائک پہ ہیں تو آپ نے بائک کی روشنی بتانی ہے. اگر آپ کے ساتھ اکرنس ہوا ہے وہاں پہ کوئی بلب لگا ہوا ہے, کوئی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے, کوئی روشنی کا انتظام, اگر وہ بھی نہ ہو تو اگر چاند کی روشنی ہے تو وہ بھی بتائی جا سکتی ہے کہ اس روشنی میں ہم نے ان ملزمان کے چہرے دیکھے, ہم نے ان کو شناخت کیا, یہ وہ ملزمان تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ اکرنس کیا. تو یہ ان کا سورس آف لائٹ بتانا کہ اس روشنی میں ہم نے ملزمان کو شناخت کیا, تو وہ بتانے بہت ضروری ہیں. اور گواہان کی موجودگی, کہ اس وقت فلاں گواہ آپ کے ساتھ موجود تھے, یا جنہوں نے دیکھا, یا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وقوع دیکھا. آپ اور بھی اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کے بھی آپ نام لکھوائیں گے. اور ایف آئی آر کے اندراج میں اگر کوئی اس وقوعے کی بابت کوئی موٹو ہو, وجہ اناد, کہ اس ملزم نے آپ پہ حملہ کیوں کیا, آپ کو نقصان کیوں پہنچایا, تو آپ اس کی وجہ بھی بتائیں گے, اس کا اناد بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی, اس شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا, میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی. یہ چیزیں ہیں. اگر ان کی ناموجودگی ہو, ان کی موجود نہ ہو ایف آئی آر میں, تو ان کا خیال اگر نہ رکھا جائے تو اس کی بیس پہ ملزمان جو ہیں ٹرائل میں بآسانی
बरी हो जाते हैं या उनकी आसानी से अदालतें ज़मानत ले लेती हैं कि वो फर्दर इंक्वायरी बन जाती है कि ये मामला ऐसा क्यों नहीं है, और बेनिफिट ऑफ डाउट का जो है फ़ायदा वो मुल्ज़मान को अदालतें दे देती हैं, और मुल्ज़मान और जेन्युइन मुल्ज़मान होते हैं, वो कल्प्रिट होते हैं, लेकिन सिर्फ लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, ये एफआईआर के कमज़ोरियों की वजह से वो उस मुकदमे से बरी हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाते वक्त हमने कोशिश करनी चाहिए कि कानूनी माहिरीन से, एडवोकेट्स हैं, कौंसल्स हैं, या कोई एक्सपर्ट हो जो एफआईआर लिखने का, उससे एफआईआर एप्लीकेशन लिखवाई जाए, ताकि ये कानूनी सुकम दूर हो और आपका जो मुल्ज़म है वो कैफ़े किरदार तक पहुँचे। पीर साहब ये भी बताइएगा कि क्या फौरी वक़ुआ के फौरी बाद एफआईआर की दरख्वास्त देनी चाहिए, या अगर ताख़ीर 2-4 दिन गुजर भी जाएं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है फ़र्क या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें एफआईआर को प्रॉम्प्टली दर्ज करवाएं। अगर फौरी तौर पर दर्ज करवाते हैं तो उसकी सैंक्टिटी बरकरार रहती है। अदालतें ये देखती हैं कि एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है वक़ुए की और फ़ौरन दे दी है। अगर उसमें ताख़ीर करता है तो वो उसको डाउटफुल, उसको मशकूक समझा जाएगा कि इस बंदे ने इतना वेट किया है, मीनिंग देयर बाय ये आफ्टर कंसल्टेशन इसने डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन के तहत इसने एफआईआर दर्ज करवाई है, ताकि किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेट कर सके, किसी पर झूठा एफआईआर, झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए इसने ये इंफॉर्मेशन दी है। तो डिले कभी भी नहीं करना चाहिए। डिले ऑलवेज फैटल होता है एफआईआर में, और इसका फ़ायदा भी हमेशा मुल्ज़म को ही होता है। अगर उसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली ना दी गई हो, कि मिसाल के तौर पर एक हार्ट केस में बंदा ज़ख्मी हो जाता है तो वो आप उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले आप प्रायोरिटी यही होगी कि उसकी जान बचाई जाए, थाने में बाद में जाया जाएगा। तो ऐसी डिले की एक्सप्लेनेशन जो है वो काबिल कबूल होती है। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली उसको डिले करेंगे, एफआईआर थाने में नहीं जाते या एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, तो वो डिले जो है वो आपके लिए फैटल होगी, वो एफआईआर को मशकूक करेगी, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली मुल्ज़म को ही होगा। बहुत शुक्रिया पीर आसिम रज़ीक़ चिश्ती साहब। नाज़रीन, आपने जाना कि एफआईआर के हवाले से जो कानूनी चीज़ें हैं और जो अहम बातें हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छी दरख्वास्त और उसको आगे फिर प्रोसीड कर सकते हैं मुकदमे को। नाज़रीन, आप के बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से टॉपिक्स बताए गए आपकी जानिब से कि ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे जो है वो वीडियोज़ बननी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह उसको एक सीरीज़ में लेके चलेंगे, ना सिर्फ लीगल अफेयर्स बल्कि तारीख़ और अदब के हवाले से भी सीरीज़ जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी आप बता सकते हैं कि हमें किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनानी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।